नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी फूलपुर जो तहसील में है, फूलपुर में लोक विधानसभा का उपचुनाव होना है। यहाँ के जो विधायक थे प्रवीण पटेल भाजपा के, वो अब सांसद बन गए हैं और उनकी विधानसभा की सीट खाली हो गई है। ऐसे में यहाँ जो है उपचुनाव होना है, तो मैं तहसील में पहुँचा हूँ। तहसील में अधिवक्ता हैं, ये समाज से जुड़े रहते हैं, गाँव के लोग, कई गाँवों के लोग, पूरे विधानसभा से क्षेत्र से लोग आते जाते रहते हैं, तो इनको माहौल पता चलता है कि आखिर उपचुनाव का अब क्या माहौल है, कौन जीत सकता है, क्या तमाम जो है मुद्दे लोगों के हैं। कुछ सत्ता पक्ष की बात लोग कर रहे हैं कि विपक्ष की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के लोग इन लोगों के पास आते हैं। तिन्हीं लोगों से हमारी बात होगी। सर, क्या नाम है आपका? संतोष शुक्ला। क्या देखते हैं ये इस बार जो चुनाव होना है, उपचुनाव जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें बड़ा साफ है कि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था तो हमारे माननीय विधायक जी पार्लियामेंट के उम्मीदवार हो गए थे भाजपा से, जो वर्तमान में सांसद हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस विधानसभा सीट फूलपुर से हमारे सांसद महोदय चुनाव में यहाँ से 19,000 वोट से पराजित हुए हैं। जी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप 19,000 से पराजित हैं, तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद कर सकती है कि उनका उम्मीदवार कैसे जीत सकता है? तो वकील साहब ये बताएं, ये तो आपने बताया कि मार्जिन थी, 18-19 हज़ार से लीड किया था उन्होंने। इस बेस पे सपा जीत जाएगी या विपक्ष जीत जाएगी, इंडिया गठबंधन की कोई और भी कहानी है? इसके पहले जब विधानसभा में 2017 का इलेक्शन हुआ था, 2019 का, 19, तो प्रवीण पटेल जी जो विधायकी का चुनाव लड़े थे, बहुत कम मार्जिन वोट से विधायक हुए थे और मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के अलायंस के उम्मीदवार थे। तो इनकी वोट का जो हार जीत का अंतर था बहुत कम था। और जब आप कल्पना करिए कि जब मुस्लिम होने के बावजूद एक जो हिंदू बनाम मुस्लिम का इलेक्शन हो रहा था, उस चुनाव में बहुत कम मार्जिन से मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव हारे थे। और हमको तो लगता है कि हमारे जो निर्वाचन कमीशन के लोग हैं, इनकी कुछ बदनीयती से जो है वो इलेक्शन जीत गया था हमारा विधायक। अच्छा, आप जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में उम्मीदवार बन गए तो उसमें 19,000 से विधायक जी हार गए। विधानसभा में पार्लियामेंट में हमारे प्रवीण पटेल माननीय विधायक को 19,000 वोट कम मिला है। तो हमको ये लगता है कि आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी भाजपा से, वो कहीं से भी वो पूरी होती नहीं दिख रही हैं। और मात्र सड़क और हाईवे का निर्माण जो दिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, उसमें आप सड़क बना रहे हैं तो हजारों मकान टूट रहे हैं, हजारों घर टूट रहे हैं, हजारों लोग उससे सड़क पर आ रहे हैं। आप किसी के पुनर्वास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके पास किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी दबे कुचले आदमी को पुनर्वासित करने का कोई आपके माइंड में योजना नहीं है। आप सिर्फ सड़क बनाने के लिए मकान तोड़ दे रहे हैं, लोगों को बाहर कर दे रहे हैं। अब आप उदाहरण से समझिए कि कहते हैं कि आपका मकान अवैध है। अब जब आपने नगर निगम सीमा का विकास कर दिया, तो जो गांव अब नगर निगम सीमा में आ गए हैं, तो सारे मकान अवैध हो गए हैं। इसका कोई विजन आपके पास नहीं है। आप 10 साल बाद, 15 साल बाद उनको भी कहेंगे कि आप जो है ये अवैध मकान आपका है, आपका नक्शा नहीं पास है, आप इसको हटाइए। तो ये सब सारी बातें हैं। हमारी जनता जो है 5 किलो अनाज से देख रही है कि हमको हमारा सरकार हमारा उपहास उड़ा रही है, हमारा मजाक बना रही है। और अब ये 5 किलो अनाज किसको नहीं मिल रहा है, आप ये देखिए। हमारा जो दबा कुचला मजदूर तबका और जो कमजोर तबका है, वो देख रहा है कि लोग कार से आते हैं, कोटे से अनाज लेकर के चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, 2 लाख की मोटरसाइकिल से आते हैं, 20 हज़ार का मोबाइल लिए रहते हैं और एक बोरी अनाज लाद करके अपने घर जा रहे हैं। क्या सरकार की क्या योजना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। वकील साहब, एक चीज़ मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि सरकार तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हमने कई लोगों से बात किया, बोले लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है सरकार का, इस बेस पे जो है ये फूलपुर का उपचुनाव भी जीत लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बेशक उनके अनुसार ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होता है? जब कानून का शासन होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है ठीक माना जाता है। यहाँ कानून का शासन ही नहीं है। आप आए हैं यहाँ, हमारा लोगों का आप साक्षात्कार ले रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप देखिए कि यहाँ तहसीलदार से, एसडीएम से लेकर के कोई अधिकारी जनता की समस्या सुनने के लिए बैठा है? कोई नहीं है। ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने राजस्व अधिकारी हैं, सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं
पब्लिक के समस्या पर कोई समाधान के निराकरण का कोई योगदान अधिकारियों का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर उसको ठीक कहते हैं जहां कानून का शासन हो, विधि का शासन हो। कानून का शासन कहीं नहीं है, सिर्फ सरकार का शासन इजिस्ट कर रहा है। वकील साहब, क्या ये जो इनके नेता थे, चाहे वो रमेश मिश्रा विधायक का वीडियो वायरल हुआ, चाहे मोती सिंह ने कहा कि जनता की सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी सुनते नहीं हैं, क्या इसका भी फर्क पड़ा? क्या लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें कम हुई है या जनता नाराज हुई? बेशक बहुत फर्क पड़ा है। हमारी जनता आज इनके चाल चरित्र चेहरे पर इनका समर्थन किया, इनकी सरकार बहुमत से ले आई और अखंड इनको समर्थन दिया। और इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। अभी प्रधानमंत्री जी का कितना भद्दा स्टेटमेंट था, विदेशों में जाकर के इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 200 यूनिवर्सिटियाँ पर डे बन रही हैं। कहाँ हैं यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ है जो है चिकित्सालय, कहाँ है जो है पावर हाउस? कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ बताने के लिए इनके झूठे आंकड़े हैं। और हमारा निर्वाचन आयोग उसमें मिला हुआ है, जिसने बहुत दिन बाद मतगणना का आंकड़ा जारी किया और 6.6% मतगणना का आंकड़ा बढ़ा करके बताया। एक सीट पर 32,000 वोट का अंतर पड़ा है। तो अब जनता हमारी देख रही है कि हमारे अच्छे दिन कहाँ हैं। हमारा पेट्रोल 30 रुपया लीटर आने की बात थी, कहाँ है? हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो ये सब बातें कहीं नहीं हो रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से जनता अपनी समस्या पर मिलने के लिए ऐसे दर दर भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये पार्टी खाने में जो बीजेपी की ही अब तो बात हो रही, सत्ता में है लोग तो भी बात करते हैं। अभी बीच में जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य और ये अपना योगी जी का बीच में कुछ तनातनी भी रही। वो कई बार दिल्ली गए आए, वो उन्होंने जो इनकी बैठक हुई जिसमें समीक्षा बैठक थी, उसमें ये चर्चा हुई कि जहां योगी ने कहा कि अति उत्साह की वजह से हम हारे, वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी हैं या ब्रजेश पाठक, इन लोगों को सीधा कहना है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। क्या ये तनातनी सच में है इन लोगों के अंदर सरकार में? बेशक है, और इसको हम इस रूप में नहीं देखते, हम इसको इस रूप में देख रहे हैं। ये सब लोग इस समय भ्रमित हो गए हैं। जो आम जनमानस का जो एक उनका विचार है, जो उनका निर्णय आ रहा है, जो आम जनमानस में जो एक मानसिकता इनके विरोध में खड़ी हो गई है, ये लोग गडमटा गए हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जनता को कैसे संतुष्ट करें। एक मिनिस्टर कहीं कुछ बोल रहा है, एक सांसद कहीं कुछ बोल रहा है, एक विधायक कहीं, कोई एक रूपता इनके बयानों में अब नहीं है। आप देख लीजिए कि अभी किसानों के खिलाफ इनकी एक सांसद जो है, हम नाम नहीं लेंगे, वहां बैठ करके किसानों के खिलाफ उनको रेपिस्ट और उनको सांप्रदायिक और उनको आतंकवादी बताया। और उसने सबसे बड़ा बयान ये दिया जो सरकार को सोचना चाहिए। उसने कहा कि अमेरिका और चाइना के इशारे पर ये किसान जो है बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे हिंदुस्तान को, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनकी सरकार क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं जब चाइना अमेरिका यहाँ अपना काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। आज आप देख लीजिए कि इनके डिसीजन पर इन्हीं के कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश है। अभी जम्मू कश्मीर में इन्होंने प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दिया था और इनको विरोध के कारण सूची वापस लेना पड़ा। तो ये इनके खिलाफ इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में विद्रोह हो गया है, आम जनमानस में इनके खिलाफ हीन भावनाग्रस्त हो गया है। कहीं से भी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इनकी कई बातें ही अब इनके लिए उल्टी हो रही हैं। वकील साहब, एक चीज़ आपसे और मैं जानना चाहूँगा। हम लोग तो जगह जगह जाके लोगों से माहौल जानने का प्रयास करते हैं जी। इस सरकार में क्या ये सच्चाई है कि कुछ लोग इस तरह, आप ब्राह्मण हैं जी, जाति की मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण और कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोरोटर होता है, इसमें ब्राह्मण कुछ ज्यादा नाखुश है क्या बीजेपी से? आपको क्या लगता है? आप तो ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मणों को भी जाते हैं, क्योंकि अक्सर ब्राह्मण ही ज्यादा मुखर विरोध कर रहा है इनका कोरोटर में। इस पर हमारा कोई सार्वजनिक बयान नहीं है। हमारा व्यक्तिगत ये है कि ब्राह्मणों का सम्मान अब किसी दल में नहीं है। हाँ, वही पूछना चाहता हूं। और ब्राह्मण चूंकि भाजपा को ले आई और ब्राह्मण वहां उपेक्षित है, लेकिन ब्राह्मण मजबूर है कि जाए कहां। हाँ। और बीजेपी के लोग कहते भी हैं कि ब्राह्मण कहां जाएंगे। ये उनका भी सोचना है और ब्राह्मणों का भी यही सोचना है। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम भाजपा के नहीं हैं। पर अगर कोई हमको अदर में भी अगर हम सोचें तो अदर हमको भाजपा का ही मान के चलता है। हमारा दुर्भाग्य ये है। लेकिन हम एक शिक्षित और एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो हमारा किसी जात से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी वर्ग से हमारा लेना देना नहीं है।
हमारी सोच जो है वो विधि के शासन की है। हमारी सोच जो है वो दबे कुचले समाज के जो युवा वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हम भी उन्हीं की भलाई और उन्हीं की कल्याण की बात करते हैं। ये मानव स्वरूप जो है वो समाज के कल्याण के लिए बना है, उधर सबको सोचना चाहिए। आने वाला लास्ट सवाल आपसे करेंगे, आने वाला विधानसभा 27 को कैसे देखते हैं आप, क्या दिखता है? पीडीए पीडीए जी, मतलब मतलब तीसरा टर्म योगी जी नहीं पूरा करने वाले? बिल्कुल नहीं। और उपचुनाव में भी पीडीए जीतने जा रहा है और 2027 भी पीडीए जीतने जा रहा है। देखिए इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगा और अधिवक्ताओं से बाद में बात करूंगा। ये देखिए ब्राह्मण अधिवक्ता हैं, कहें तो जानकार। वैसे भी ब्राह्मण जो है हर वैसे भी बहुत जागरूक जातियों में गिनी जाती है। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जिनके साथ होता है उनकी सरकार बन जाती है। तो पंडित जी जो हमारे साथ अधिवक्ता हैं, ये इनका साफ साफ कहना है कि ढेर सारी ऐसी कमियां हैं जो सरकार के अगेंस्ट में जा रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।